हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। देखिए, आज हम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, लोग दो तरीके के होते हैं और अधिकांश लोग की प्रवृत्ति होती है कि भाई हम पर्सनैलिटी बाहर से बनाएं, बाह्य साधनों के द्वारा बनाएं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पर्सनैलिटी जो बाह्य साधनों से बनाना चाहते हैं वो बाह्य साधनों के रूप में बंगला, गाड़ी, अच्छे कपड़े, ठीक है, इससे बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु जो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से बनाना चाहते हैं, तो वे जो अंदर से अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, अगर वास्तव में व्यक्तित्व यदि बाह्य साधनों से बन रहा होता तो भगवान राम का व्यक्तित्व जंगल में वनवास के दौरान ना निखरता। महान नेता सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व आईसीएस से त्यागपत्र देने के बाद ना निखरता। महात्मा गांधी जी एक अच्छे घराने के व्यक्ति थे, परंतु उनका व्यक्तित्व कब संवरा? उनका व्यक्तित्व तब संवरा जब उन्होंने एक सादा जीवन जीना शुरू कर दिया और दलित बस्ती में रहना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध राजसी वैभव में वो व्यक्तित्व नहीं बना सकते थे। उन्होंने कहाँ बनाया वो व्यक्तित्व? जब वो जंगल जंगल, शहर शहर लोगों को संबोधित करते हुए घूमे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप झूठे व्यक्तित्व में मत जाइए, क्योंकि जब भी हम बाह्य साधनों के द्वारा व्यक्तित्व हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें शायद गाड़ी बंगलों के द्वारा या अन्य बाह्य साधनों के द्वारा ना जाने कोई हमारी तरफ भी देख ले। परंतु जो आंतरिक रूप से मजबूत व्यक्ति होते हैं उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। और बाह्य साधनों की आवश्यकता व्यक्तित्व विकास में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, एक झूठे अहंकार को बढ़ावा देती है। वो उसे मानवता से बहुत दूर ले जाती है, ह्यूमैनिटी नहीं रहती है। परंतु आंतरिक रूप से मजबूत व्यक्तित्व जहां हमें गर्व करना सिखाता है अपने पर और अहंकार से दूर कराता है, मानवता के पास ले जाता है। तो आज हम एक व्यक्तित्व से रिलेटेड चीज ही मूल अधिकार अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान के भाग 3 में हैं और इसे हमारे संविधान का इस भाग को महाधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे संविधान में समस्त फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों के बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु आर्टिकल 12 में एक राज्य संबंधी परिभाषा दी गई है। परंतु हम आर्टिकल बाय आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पर अगर हम विचार करें, उससे पहले हम फंडामेंटल राइट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय नेचर उसे सारे राइट देकर भेजती है, खाने का, नहाने का, सोने का, पहनने का, हर तरह का राइट उसे देती है। पर क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक राज्य होता है, इन सभी के द्वारा उसके कुछ अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ सामाजिक नियम कायदों में भी उसे जीना पड़ता है। इसलिए कुछ तो उसके अधिकार समाज छीन लेता है या समाज रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, कुछ अधिकारों पर राज्य कानून सम्मत रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। अब शेष जो राइट बचते हैं जिन्हें वो अमूमन फॉलो करता है या उसे करना चाहिए, उसके नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो आवश्यक है, वो समस्त कहलाते हैं मूल अधिकार।
देखिए, मूल अधिकार के लिए जो संघर्ष सबसे पहले किया था वो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में सदियों तक ये मांग होती रही, दशकों तक ये मांग होती रही, और उसी का परिणाम रहा कि सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के लोगों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया जो उसके मूल अधिकारों से संबंधित था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और लगभग समय समय पर और अधिकार उनको दिए जाते रहे। बाद में फिर एक और 1689 में बिल ऑफ राइट पारित किया गया, लिखित दस्तावेज था। उसमें जो अधिकार दिए गए इंग्लैंड के अमूमन वही समस्त मूल अधिकार हैं। परंतु वहाँ से चलते हुए, एक तरह से इंग्लैंड की क्रांति के जनक थे ये, वहाँ से चलते हुए ये फ्रांस पहुँचे। फ्रांस में भी क्रांति के जनक बन गए ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। और फ्रांस में जबरदस्त आंदोलन हुआ और क्रांति के मूल मंत्र बन गए। और फ्रांस में भी 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया, ह्यूमन एंड सिटीजन राइट्स का अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। उसके बाद यूएसए में भी, अब मैं आपको थोड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बता दूं, क्योंकि यूएसए पर ब्रिटेन का अधिकार था, वहाँ के ब्रिटेन का अधिकार था। यूएसए के लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में संसद होते हुए भी, जनता का शासन होते हुए भी, फिर भी एक जनता का शासन दूसरी जगह पर दूसरी जनता के अधिकार छीन रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई कम से कम फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को देने के बाद ऐसा जरूर होना चाहिए कि जो उनकी रक्षा भी हो सके। क्यों? ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अमेरिका के मूल अधिकारों को छीना था, अमेरिका के नागरिकों के मूल अधिकारों को छीना था, और उन्होंने इन्हीं मूल अधिकारों के लिए एक तरह से संघर्ष किया था, और वही अमेरिकन क्रांति का मुख्य कारण बने थे। देखिए, इसलिए यूएसए और फ्रांस ने इन अधिकारों को अप्रतिदेय और नैसर्गिक रूप से स्वीकार किया। अप्रतिदेय, इनएलिएनेबल, और नैसर्गिक का मतलब नेचुरल। उन्होंने कहा था कि ये नेचुरल होते हैं और अप्रतिदेय होते हैं, मतलब प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, किसी राज्य ने इन्हें नहीं दिया है, किसी समाज ने इन्हें नहीं दिया है, ये ऊपर से ही प्रकृति प्रदत्त हैं। इसलिए एक तो नेचुरल होते हैं, नैसर्गिक होते हैं, दूसरा अप्रतिदेय हैं। अप्रतिदेय मतलब इन्हें कोई छीन नहीं सकता, ना ही इन्हें कोई कम कर सकता है। अब ये यहाँ से शुरू हुआ इतिहास। उसके बाद हम भारत में मूल अधिकारों का इतिहास पढ़ लेते कि भारत में फंडामेंटल राइट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे हमारे संविधान का वो पार्ट बने। देखिए, 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल पेश किया था, और उसमें मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव रखा था, और सरकार से मांग की थी, ब्रिटिश सरकार के, कि भारतीय नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। दूसरा, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों का समावेश किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की, और जिसमें मूल अधिकार रखे गए थे। उसके बाद 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मूल अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई और उससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। और यही कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन फंडामेंटल्स राइट। उसके बाद फरवरी 1947 में जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति की स्थापना हुई जो मूल अधिकारों से संबंधित सुझाव देने थे।
सुझाने थे, उनने जो मसौदा तैयार किया हमारी संविधान सभा ने उसको भी स्वीकार कर लिया। आज अमूमन वही फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में हैं। अब आता है कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था और यूएसए के संविधान और फ्रांस के संविधान में भी ने अप्रतिदेय और नैसर्गिक कहा गया है। अप्रतिदेय और नैसर्गिक कहा गया है इनको। अब देखिए, मूल अधिकार क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों प्रत्येक मानव जाति के लिए जरूरी है, प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति का तभी ही सर्वांगीण विकास होता है जब वो तन और मन से मजबूत हो। इसलिए हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने के लिए मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। मूल अधिकार बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कि मेंटलिटी के लिए, मोरलिटी के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बेहद आवश्यक हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 वाद में ये निर्णय भी दिया है, जैसे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में न्यायाधीश भगवती का कथन है कि मूल अधिकार के बगैर हम अपने प्रजातंत्र का वृक्ष खड़ा नहीं कर सकते। अर्थात सच्ची डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स का फॉलो होना बेहद जरूरी है। ऐसी ही एम नागराज बनाम भारत संघवाद में ये कहा गया कि भाग ये मत कहिए कि संविधान का भाग 3 हमें मूल अधिकार प्रदान करता है। नहीं, मूल अधिकारों की रक्षा करता है, प्रदान नहीं करता। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये नैसर्गिक हैं, अप्रतिदेय हैं, नेचुरली हैं, अब इन्हें कोई दे नहीं सकता। इसलिए मनुष्य के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए भाग 3 का प्रावधान किया गया है। तो ये मूल अधिकारों से संबंधित इतिहास की बात हो गई है। अब हम कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें वो जो एक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो थोड़ी जटिल होती है, जिसे हम उसके पीछे की जो क्या फीलिंग है हम उसे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक क्या है सम्यक विधिक प्रक्रिया। दोनों में बहुत डिफरेंस है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की नेचर क्या है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हर पॉइंट पे हम थोड़ा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।